हम कुछ खास कर्व्स की बात करने लगे हैं। एक कर्व की मदद से कोई दूसरी कर्व की बात करने लगे हैं, जिनको हम एवोल्यूट और इन्वोल्यूट कहा करेंगे। एवोल्यूट और इन्वोल्यूट ये ऐसी कर्व्स हैं जिनका इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। कार्स वगैरह डिज़ाइन करते हुए उनका बैलेंस वगैरह मेंटेन रखने के लिए, और डिफरेंट जगहों पे हम इन्वोल्यूट और एवोल्यूट वाली कर्व्स का यूज़ करते हैं। हम सीखने लगे हैं इस वक्त पहले एवोल्यूट। अगर हमारे पास गैमा कोई कर्व हो, आर एन में हो, आर स्क्वेयर में भी हो सकती है, आर क्यूब में भी हो सकती है, जनरली आर एन में। हमने कहा यह था कि अगर आपके पास एक कर्व हो गैमा, आप इसके ऊपर टेंजेंट लें, इसका नॉर्मल लें, नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट लें, कितने डिस्टेंस पर, 1/k डिस्टेंस पर। अगर आपके पास गैमा कोई कर्व है, कैपा इस कर्व का कर्वेचर है और से ये कर्वेचर नॉन ज़ीरो है, आपने इस कर्व के किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल ड्रा किया। प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर अगर आप एक पॉइंट लें जो कितने डिस्टेंस पर हो, 1/कैपा डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट को हमने कहा था, हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको सेंटर लेकर हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका कर्वेचर उतना ही होता है जितना इस कर्व का इस पॉइंट पर कर्वेचर है। उस सर्कल को हमने ऑस्कुलेटिंग सर्कल कहा था। और इस वक्त हम डिफाइन ये करने लगे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का जो लोकस होगा, अगर मैं कर्व के डिफरेंट पॉइंट लेता चला जाऊं और उन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, फर्ज करें मैं ये पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और फिर नॉर्मल, और नॉर्मल के ऊपर 1/कैपा डिस्टेंस पर पॉइंट जो क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को बनाने से जो कर्व बनती है उस कर्व को हम एवोल्यूट कहते हैं। गैमा हमारे पास कोई कर्व है, उस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ऐसी कर्व है जिसका कर्वेचर वेनिश नहीं हो रहा। उस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लेते चले जाएं, उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को आपस में आप ज्वाइन कर लें। जब आप उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करेंगे, जो उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस बनेगा, उस लोकस को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूट कहते हैं। एवोल्यूट क्या है? कोई कर्व है आपके पास, ऐसी कर्व है जिसका कर्वेचर वेनिश नहीं हो रहा, रेगुलर कर्व है, आपने उसके पॉइंट्स के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मालूम किए और उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स से जो कर्व बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का जो लोकस है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूट कहते हैं। दोबारा याद करवा देता हूँ, हमने इससे पहले डिफाइन किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या होता है, या सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के लोकस को हम कह रहे हैं, हम क्या कहते हैं, एवोल्यूट कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ज़रा प्लेन कर्व्स के अंदर। मैं एवोल्यूट की एग्जांपल्स लेने लगा हूँ, कहाँ पर, प्लेन कर्व्स में। फर्ज करें गैमा जो है वो प्लेन कर्व है और गैमा एक सर्कल है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ इसका एवोल्यूट। गैमा मेरी कर्व है, सर्कल है, R2 में है, इसका एवोल्यूट कैसे मालूम करेंगे एवोल्यूट? ये फ़र्ज़ कर लें सर्कल मैंने ड्रा कर लिया, सर्कल है फ़र्ज़ करें कितने रेडियस का, R रेडियस का। मैंने सर्कल पे ये पॉइंट लिया, इस डायरेक्शन में अगर फ़र्ज़ करें हम मूव कर रहे हैं, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। इस सर्कल का याद है कर्वेचर कितना होगा? इस सर्कल का कर्वेचर होगा, अगर रेडियस r है तो इसका कर्वेचर 1/r होगा। कर्वेचर 1/r, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इस k का रेसिप्रोकल लें इतने डिस्टेंस पर,
के 1/r है, 1/r का रेसिप्रोकल लें, कितना आ गया, r आ गया। r डिस्टेंस पर ये हमारे पास आ गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढते चले जाएं, उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को आपस में मिला लेंगे तो जो कर्व बनेगी वो क्या होगी, एवोल्यूट होगी। मैंने सर्कल का फर्ज करें ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर पॉइंट लेना है, कितने डिस्टेंस पर, कर्वेचर का रेसिप्रोकल r डिस्टेंस पर, वो ये पॉइंट निकल आया। मैंने सर्कल का डिफरेंट पॉइंट लिया, मैं पॉइंट सर्कल के ऊपर चेंज करता जा रहा हूँ, उन पे टेंजेंट, फिर टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल, और नॉर्मल के ऊपर सेंटर से कर्वेचर के रेसिप्रोकल डिस्टेंस पर पॉइंट लेते जा रहा हूँ, जो क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, और उन पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, एवोल्यूट होगा। और यहाँ पर भी जब मैं डिस्टेंस लूँगा कर्वेचर का रेसिप्रोकल, 1/r का रेसिप्रोकल यानी r डिस्टेंस लूँगा, तो यही सर्कल का सेंटर आ जाएगा। मैं कर्व के जिस भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालूंगा वो हमेशा सर्कल का सेंटर ही आ जाएगा। तो अब मेरे पास अगर कर्व जो है वो सर्कल है, तो इसका जो एवोल्यूट है, किस तरह की कर्व बन रही है, हर दफ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट आ रहा है और वो सेंटर है, यानी सर्कल की जो एवोल्यूट है वो एक पॉइंट बन रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कर्व ली थी एलिप्स a cos t और b sin t। हमने इस एलिप्स का कर्वेचर कैलकुलेट किया था इसी सीरीज डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में। ab/a² प्लस b² sin² t प्लस b² पावर 3/2। हमें याद है इस एलिप्स की जो शेप है वो कुछ इस तरह की है। इसमें अगर मैं a को फ़र्ज़ करें 2 ले लेता हूँ और b को फ़र्ज़ करें 1 ले लेता हूँ, यानी कर्व ले लेता हूँ मैं एलिप्स ही, लेकिन कौन सी, 2 cos t और sin t। तो मेरे पास इसका जो कर्वेचर आ रहा है वो है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, 2/a², a की वैल्यू 2, 4 + 1, b की वैल्यू 1, 4 + 1 5 sin² t प्लस b की वैल्यू 1, इसकी पावर 3/2। और हमने कहा था कि इसका कर्वेचर जो है वो मैक्सिमम है कहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 और 0 हैं। इसमें अगर हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेते हैं तो t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 लें तो मैक्सिमम कर्वेचर इसका 2 आया था। और इसका कर्वेचर, यहाँ पर भी कर्वेचर 2 ही है, और इसका कर्वेचर मिनिमम है कोवर्टिसेस पर, जहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू π/2 लें तो sin π/2 1, 5 + 1 6, ये 2/6 की पावर 3/2 है, यानी 6 का क्यूब बनेगा 216 का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा तकरीबन 0.13। इस फार्मूले से कैलकुलेट किया है हमने कर्वेचर के, वो 0.13 है। मैं मालूम करना चाहता हूँ इस एलिप्स की एवोल्यूट। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, इधर को टेंजेंट, इधर को नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर कितने डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना, जो कि कर्वेचर का रेसिप्रोकल है। कर्वेचर 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, यानी यहाँ 0.5 डिस्टेंस पर मैंने वो पॉइंट ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। यहाँ टेंजेंट लूँगा, इधर को नॉर्मल लाइन बनेगी, उसके ऊपर डिस्टेंस लूँगा, कर्वेचर का रेसिप्रोकल, कर्वेचर कम हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बढ़ जाएगा। अगर यहाँ टेंजेंट है, यहाँ नॉर्मल है, वो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे मैं आगे जाता जाऊँगा, वो पॉइंट ऐसे आते जाएंगे। यहाँ पर ये टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर पॉइंट लेंगे, कर्वेचर मिनिमम है तो उसका रेसिप्रोकल मैक्सिमम हो जाएगा, और वो मैक्सिमम कितना आएगा,
7.16, कर्वेचर आया था 0.13, उसका रेसिप्रोकल 7.16 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये पॉइंट्स आते चले जाएंगे। आगे मूव करेंगे, इधर को टेंजेंट, इधर को नॉर्मल, पॉइंट जो हैं इस तरह से आते चले जाएंगे। यहां पर पहुंचेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब यहां पर टेंजेंट लेंगे तो फिर इस तरह से पॉइंट आते चले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और इस तरह से हमारे पास ये इसकी एवोल्यूट बन जाएगी। एलिप्स इस वक्त मेरे पास कर्व है, कर्व कौन सी है? एलिप्स, और ये वाली कर्व जो है ये इस एलिप्स का एवोल्यूट है। जल्दी से एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूं। अगर आपके पास कोई कर्व हो, आप उस कर्व के पॉइंट्स पर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मालूम करें, उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का जो लोकस होगा वो एवोल्यूट होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं प्लेन कर्व्स में। हमने प्लेन कर्व्स में सर्कल की एवोल्यूट फाइंड आउट की है, वो सिर्फ एक पॉइंट निकला है सेंटर। हमने एलिप्स की एवोल्यूट फाइंड आउट की है, वो ये वाली कर्व निकली है जिसको हम एस्ट्राइड कहते हैं। मज़ीद कुछ कर्व्स की एवोल्यूट्स मालूम करना चाहेंगे कि इससे पहले एक और डेफिनेशन भी करेंगे इन्वोल्यूट की। एक और डेफिनेशन करने लगे हैं और वो है इन्वोल्यूट। अगर आपको एक कर्व गिवन हो, फर्ज करें गैमा है, आपने इस कर्व की से रो मालूम की है, कर्व एक और जो कि इस कर्व की एवोल्यूट है। आपको एक गिवन कर्व है गैमा, आपने इस कर्व गैमा के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस मालूम किया, एवोल्यूट मालूम की। ये जो एवोल्यूट है, फर्ज करें ये कर्व रो है, गैमा को हम इस रो के रिस्पेक्ट से इन्वोल्यूट कहेंगे। इफ रो इज एवोल्यूट ऑफ gamma, then gamma is called involute of rho। अगर गैमा कर्व है, गैमा कर्व की आपने एवोल्यूट मालूम की, यानी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस मालूम किया, तो गैमा कर्व को आप रो कर्व के लिए इन्वोल्यूट कहेंगे। रो अगर गैमा की एवोल्यूट है तो गैमा को रो की इन्वोल्यूट कहेंगे। एक नोट लिखवाने लगा हूं, और नोट ये है कि अगर आपको कोई इन्वोल्यूट गिवन हो तो आप उसके लिए यूनिक एवोल्यूट मालूम कर सकते हैं। कि गिवन इन्वोल्यूट के लिए आप एक यूनिक एवोल्यूट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है आपके जहन में सवाल पैदा हो कि क्या एवोल्यूट गिवन हो तो इन्वोल्यूट मालूम की जा सकती है? जी, एवोल्यूट से भी इन्वोल्यूट मालूम की जा सकती है, लेकिन गिवन एवोल्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप इन्वोल्यूट मालूम करते हैं तो वो यूनिक नहीं होती, इन्फिनिट होती हैं। कैसे इन्फिनिट होती हैं? उस सूरत में बेसिकली जो इन्वोल्यूट की डेफिनेशन है वो किस तरह से हम करते हैं। इन्वोल्यूट की एक और डेफिनेशन भी है, जैसा हमने गिवन कर्व से एक नई कर्व मालूम की, गिवन कर्व को इन्वोल्यूट और नई कर्व को एवोल्यूट कहा, इसी तरह से एक गिवन कर्व है, गिवन कर्व हमारे पास एवोल्यूट है और उसकी मदद से हम इन्वोल्यूट मालूम कर सकते हैं। क्या तरीका होता है करें, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो एवोल्यूट है आपकी वो एक सर्कल है। आप एक स्ट्रिंग लें और इस स्ट्रिंग को कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दें। फ़र्ज़ करें मैंने एक स्ट्रिंग लिया और सर्कल के इस पॉइंट से मैंने इस स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया। टाइट स्ट्रिंग अलोंग द टेंजेंट टू कर्व। इस स्ट्रिंग को मैंने कर्व के टेंजेंट के अलोंग टाइट कर दिया। रोल स्ट्रिंग अराउंड कर्व कीपिंग टाइट। एक स्ट्रिंग को टाइट रखते हुए
मैं कर्व के अलॉन्ग रोल करता चला जाऊं। क्या करता चला जाऊं? रोल करता चला जाऊं। रोल करता चला जाऊं और ये जो स्ट्रिंग है, जैसे जैसे मैं इसको रोल करता चला जाऊंगा इसकी लेंथ कम होती चली जाएगी। इस स्ट्रिंग की टिप मूव कर रही है। ये जो स्ट्रिंग की टिप मूव कर रही है, इस टिप के लोकस को, इस टिप से बनने वाली कर्व को हम क्या कहते हैं? इन्वोलूट कहते हैं। हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व को मैंने एवोलूट कह लिया। एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को कर्व के किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग को कर्व के टेंजेंट के लॉन्ग टाइट कर लिया और इसको टाइट रखते हुए इस कर्व के ऊपर रोल करवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसको रोल करवाते जाएंगे हमारे स्ट्रिंग की जो टिप है वो मूव करती चली जाएगी। उस स्ट्रिंग के टिप का जो लोकस है उस कर्व को हम इन्वोलूट कहते हैं। गिवन कर्व इस वक्त मेरे पास क्या थी? सर्कल, और ये उस सर्कल की इन्वोलूट बन गई है। स्ट्रिंग मेरा यहाँ आकर फर्ज करें ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हुआ तो फिर ये कर्व इसी तरह से चलती चली जाएगी, फिर ये सर्कल को मीट भी नहीं करेगी। अभी कर्व बाकी होगी, यहाँ पे होगी फर्ज करें, मैं यूँ रोल करता चला जाऊँगा। एक गिवन कर्व थी, उसकी मदद से मैंने इन्वोलूट मालूम की। आप गैस कर सकते हैं कि अगर मुझे गिवन कर्व ये सर्कल है और मैं स्ट्रिंग लेकर इससे इन्वोलूट बना रहा हूँ तो मेरे इन्वोलूट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा बन सकते हैं। कैसे? अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ से नॉट करने की बजाय यहाँ से नॉट कर दूँ तो कर्व की शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ से नॉट कर दूँ तो कर्व की शेप डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर लूँ, बढ़ा लूँ, हो सकता है ये स्ट्रिंग कर्व सर्कल के ऊपर 2 दफ़ा रोल हो तो कर्व की शेप उसी हिसाब से जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे इस तरह की हो जाएगी। 3 दफ़ा रोल हो तो कर्व की शेप और डिफरेंट कर्व आ जाएगी हमारे पास। अगर हमें एक कर्व गिवन हो और उस कर्व को हम एवोलूट कह लें और उसकी मदद से इन्वोलूट मालूम करना चाहें तो ये मेथड है और हम इस तरह से एक से ज़्यादा इन्वोलूट्स मालूम कर सकते हैं। और अगर हमें गिवन कर्व ना हो, इन्वोलूट गिवन हो और मैं इसकी एवोलूट मालूम करना चाहूँ एवोलूट वाले तरीके से, यानी इस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस, तो मेरे पास यही सर्कल आ जाएगा। डिफरेंट इन्वोलूट से एक ही कर्व एवोलूट आएगी, लेकिन एक एवोलूट से हमारे पास डिफरेंट इन्वोलूट्स आ सकती हैं। इस वक्त हम इसकी थ्योरी में नहीं जा रहे कि किस तरह से ये दोनों बातें आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, किस तरह से एवोलूट से जो इन्वोलूट बनती है और इन्वोलूट से जो एवोलूट बनती है एक ही बात है। फ़िलहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम एवोलूट की पहले वाली डेफिनेशन लिया करेंगे, यानी हम हमेशा इन्वोलूट से एवोलूट बनाया करेंगे और इन्वोलूट से एवोलूट बनाने मालूम करने का फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला ड्राइव करेंगे। और हमने जो बगैर किसी फार्मूले के बेसिक डेफिनेशन की मदद से 2 एवोलूट्स मालूम की थी, एक सर्कल की और एक एलिप्स की, उनको वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई वही निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। तो नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं क्या? गिवन कर्व की एवोलूट मालूम करना चाहेंगे, यानी इन्वोलूट हमें गिवन है, एवोलूट मालूम करना चाहते हैं। क्या फार्मूला है? उस फार्मूले को ड्राइव करने लगे हैं। थ्योरम है हमारे पास इस वक्त, फार्मूला फॉर एवोलूट ऑफ ए प्लेन कर्व के लिए। अगर गैमा एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी कोई रेगुलर प्लेन कर्व है, इसका कर्वेचर वेनिश नहीं हो रहा, कर्वेचर 0 नहीं है, तभी हम इसकी एवोलूट निकालेंगे। कर्वेचर 0 पे स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन की एवोलूट हम कैलकुलेट नहीं किया करेंगे, डिफाइन नहीं की है हमने एक डेफिनेशन में ही कहा है कि नोवेयर वेनिशिंग कर्वेचर वाली कर्व होगी तो उसकी एवोलूट हम मालूम करेंगे। और फ़र्ज़ करें रो ऑफ टी x1t y1t जो है वो इसकी एवोलूट है।
हमें गिवन कर्व गैमा है, रो इसकी एवोल्यूट है, कर्व का कर्वेचर नॉन ज़ीरो है, एवोल्यूट जो है x1t y1t है, तो x1t और y1t का ये फार्मूला हम ड्राइव करने लगे हैं कि जो कर्व की एवोल्यूट है, गिवन कर्व अगर गैमा है, रेगुलर कर्व है, इसका कर्वेचर जो है वो नॉन ज़ीरो है, हम मालूम करना चाहते हैं इसकी एवोल्यूट, ये इसकी एवोल्यूट का फार्मूला ड्राइव करना है हमने। हम बेसिकली रो ऑफ टी की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। पहले हम ये काम करेंगे किसी भी कर्व के लिए, आर एन वाली कर्व के लिए, लेकिन यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन कर्व के लिए। और यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन कर्व की मदद से हम इस रेगुलर प्लेन कर्व की बात करेंगे। हमें याद है कि अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर कर्व है तो उसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन मालूम की जा सकती है। लेट गैमा टिल्डा एस हमने सपोज कर लिया कि गैमा टिल्डा एस जो है वो गैमा जो रेगुलर कर्व हमें गिवन थी, ये इसकी यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन है। इस यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम करेंगे और फिर उसको प्लेन कर्व्स के लिए किसी भी रेगुलर कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर में चेंज करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी कर्व की रीपैरामीटराइजेशन करते हैं तो बेसिकली कर्व के पॉइंट्स चेंज नहीं होते हैं, इसलिए अगर हम इस रीपैरामीटराइजेशन कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लें तो वही बेसिकली गिवन कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो हम इस यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन का सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम करने लगे हैं। फर्ज कर लेते हैं ये हमारी कर्व है गैमा टिल्डा एस, इसकी यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन है। इस कर्व के ऊपर कोई सा पॉइंट गैमा टिल्डा एस लिया मैंने, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, ये मैंने प्रिंसिपल नॉर्मल ड्रा किया, प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, याद है जी 1 / कैपा डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रो ऑफ टी है। इसको गो के फिलहाल मैं एस की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन जब हमने रीपैरामीटराइजेशन की है तो ऑब्वियसली एस इज सम फंक्शन ऑफ टी, यानी यहाँ से अगर मैं रो ऑफ एस कैलकुलेट करूँ तो वो रो ऑफ एस किस में चेंज हो जाएगा, रो ऑफ टी में चेंज हो जाएगा। ये वेक्टर गैमा टिल्डा एस है, ये वेक्टर रो ऑफ टी है, ये वेक्टर लेंथ इसकी 1/k है, डायरेक्शन इसकी n है, यानी 1/kn है। क्या रो ऑफ टी कैलकुलेट किया जा सकता है हेड टू टेल रूल से? हेड टू टेल रूल से गैमा टिल्डा एस में 1 कर्वेचर n को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा रो ऑफ टी, यानी मेरे पास रो ऑफ टी आ गया गैमा टिल्डा एस प्लस 1 कर्वेचर n के। मैंने यूनिट स्पीड कर्व का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि यूनिट स्पीड कर्व के लिए हम पहले काम कर चुके हुए हैं। यूनिट स्पीड कर्व के लिए हमें मालूम है कि जो गैमा डबल डेरिवेटिव होता है एस के रिस्पेक्ट से वो किसके इक्वल होता है, कर्वेचर इनटू एन के। यहाँ पे हमारी जो कर्व है वो यूनिट स्पीड वाली गैमा नहीं बल्कि गैमा टिल्डा है, तो गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव को मैंने डैश से डिनोट किया है, वो कर्वेचर एन के इक्वल है, जहाँ पे गैमा टिल्डा के डेरिवेटिव का मतलब है डी गैमा टिल्डा बाई डी एस। तो यहाँ से ये जो n है गैमा टिल्डा के डबल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा और मेरे पास जो रो ऑफ टी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम मालूम करना चाह रहे हैं वो मेरे पास आ गया गैमा टिल्डा एस प्लस 1 कर्वेचर और n की जगह 1 कर्वेचर और गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। हम इसी को लिख सकते हैं कि रो ऑफ टी जो है वो इक्वल है
गैमा टिल्डा एस प्लस 1/, कर्वेचर का स्क्वायर और गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। और ये जो हमने लिया है कि गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जो है कर्वेचर ऑफ एम के इक्वल है गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव इक्वल है कर्वेचर एन के। तो अगर दोनों साइड्स पर डॉट प्रोडक्ट ले लें तो कर्वेचर का स्क्वायर आ जाएगा गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव ऑफ एस डॉट गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव। दोनों साइडों पर मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, एन डॉट एन 1 हो गया, कर्वेचर स्क्वायर गैमा टिल्डा डबल डैश एस डॉट गैमा टिल्डा डबल डैश एस के इक्वल आ गया। ये यहाँ पर पुट कर लें तो मेरे पास जो रो ऑफ टी है वो आ गया गैमा टिल्डा एस प्लस 1/, कर्वेचर के स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव एस डॉट गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव एस और गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव एस ऊपर आ गया। ये मेरे पास फिलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एवोल्यूट की इक्वेशन का फार्मूला आ गया। लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास जो गिवन कर्व थी गैमा ऑफ टी वो नहीं है बल्कि गैमा टिल्डा एस है। क्या गैमा टिल्डा एस को और गैमा टिल्डा के डबल डेरिवेटिव एस को टी में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम हमने पहले किया हुआ है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव एट एस है वो हमने ड्राइव किया था अपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लेक्चर 4 में, जहाँ पे हमने कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव किया था। वहाँ पे हमने गैमा टिल्डा के डबल डेरिवेटिव का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ गैमा ऑफ टी कैलकुलेट किया था और वो हमारे पास था गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस इक्वल है गैमा डॉट डॉट गैमा डॉट इंटू गैमा डबल डॉट माइनस गैमा डॉट डॉट गैमा डबल डॉट और गैमा डॉट के। तो हम इस कर्व को चेंज कर सकते हैं किसमें? अब गैमा ऑफ टी में चेंज कर सकते हैं। गैमा ऑफ टी में चेंज करेंगे इस फार्मूले के अंदर। और इस वक्त अब हम स्पेशल केस की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे याद रहे डॉट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो हम इस फार्मूले को गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस से गैमा डॉट टी में चेंज कर सकेंगे, यानी ओरिजिनल कर्व गैमा ऑफ टी की फॉर्म में चेंज कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे ये तो अभी तक हमने किसके लिए किया है? अभी तक हमने किसी भी कर्व के लिए किया है। अब हम स्पेशल कर्व की बात करेंगे, किसकी? प्लेन कर्व की। और इस प्लेन कर्व के लिए हम गैमा के डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस को चेंज करेंगे गैमा के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टी में। इस एक्सप्रेशन में हम चेंज करने के लिए ख़ास तौर पे हम सिर्फ इस न्यूमरेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करने लगे हैं। किसको कैलकुलेट करने लगे हैं? न्यूमरेटर की वैल्यू को इन प्लेन। अब हम स्पेशल केस में आ गए हैं, प्लेन कर्व की बात करने लगे हैं। हम प्लेन कर्व्स की बात करने लगे हैं। हमारे पास जो गैमा है वो इक्वल है एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी। यहाँ से गैमा डॉट हो जाएगा एक्स डॉट, वाई डॉट, गैमा डबल डॉट हो जाएगा एक्स डबल डॉट, वाई डबल डॉट। और ये एक्सप्रेशन मैं इन टर्म्स ऑफ टी कैलकुलेट करने लगा हूँ। गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस चेंज हो जाएगा गैमा के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी में। यहाँ 1 में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, गैमा टिल्डा एस की जगह गैमा ऑफ टी लिख लेंगे और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा किसका? एवोल्यूट का फॉर द गिवन कर्व गैमा ऑफ टी। फिलहाल एवोल्यूट का फार्मूला मौजूद है, लेकिन किस शेप में मौजूद है? यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन की शेप में। लेकिन जो गिवन कर्व थी हमारे पास गैमा ऑफ टी थी, जो यूनिट स्पीड नहीं थी, रेगुलर थी। हमने उसकी पहले यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन की है। कर्व एवोल्यूट का फार्मूला मालूम कर लिया है। यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन की शेप में इसको चेंज करने लगे हैं गिवन कर्व, गिवन रेगुलर कर्व गैमा ऑफ टी की शेप में। तो ये न्यूमरेटर मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो हमें ज़रूरत है गैमा डॉट के
मैग्नीट्यूड की, गैमा डॉट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। गैमा डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए। गैमा डॉट के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो बन जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। याद होना चाहिए आपको, ए डॉट बी होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यहाँ पे सिर्फ प्लेन की बात हो रही है। मुझे ज़रूरत है गैमा डॉट और गैमा डबल डॉट के डॉट प्रोडक्ट की। गैमा डॉट और गैमा डबल डॉट का डॉट प्रोडक्ट ये बनेगा एक्स डॉट एक्स डबल डॉट प्लस वाई डॉट और वाई डबल डॉट। और मुझे ख़ास तौर पे फ़िलहाल सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर, गैमा डॉट डॉट गैमा डॉट गैमा डबल डॉट। मैं न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। गैमा डॉट डॉट प्रोडक्ट गैमा डॉट साथ में गैमा डबल डॉट माइनस गैमा डॉट डॉट गैमा डबल डॉट और इनटू गैमा डॉट। गैमा डॉट और गैमा डॉट का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर के। गैमा डबल डॉट इक्वल है एक्स डबल डॉट कोमा वाई डबल डॉट माइनस गैमा डॉट और गैमा डबल डॉट का डॉट प्रोडक्ट वो इक्वल है एक्स डॉट एक्स डबल डॉट प्लस वाई डॉट और वाई डबल डॉट और साथ में गैमा डॉट यानी एक्स डॉट कोमा वाई डॉट। मल्टीप्लाई करते हैं और अरेंज करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट को। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा मेरे पास यहाँ से एक्स डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट प्लस वाई डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट और इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर एक्स डबल डॉट और माइनस वाई डॉट एक्स डॉट और वाई डबल डॉट। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट टर्म में से सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डबल डॉट प्लस वाई डॉट का स्क्वायर वाई डबल डॉट और सेकंड टर्म में से सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस एक्स डॉट एक्स डबल डॉट और वाई डॉट और माइनस वाई डॉट और वाई डॉट का स्क्वायर और वाई डबल डॉट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स डॉट का स्क्वायर और एक्स डबल डॉट कैंसिल हो गए। बाकी दो टर्म्स में से अगर आप वाई डॉट कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा वाई डॉट कॉमन लेने पर वाई डॉट एक्स डबल डॉट माइनस एक्स डॉट वाई डबल डॉट। सेकंड कोऑर्डिनेट में वाई डॉट का स्क्वायर वाई डबल डॉट कैंसिल हो गए। बाकी इन दो टर्म्स में से अगर हम कॉमन ले लें एक्स डॉट तो एक्स डॉट कॉमन लेने के बाद यहाँ से बच जाएगा एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट। मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, दोनों के अंदर ब्रैकेट को सेम बना रहा हूँ। फर्स्ट में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाई डॉट और अंदर रह जाएगा एक्स डॉट वाई डबल डॉट प्लस का हो जाएगा माइनस वाई डॉट और एक्स डबल डॉट माइनस का हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट को एज इट इज़ लिख लिया एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट और एक्स डबल डॉट। ऐसा करने से दोनों कोऑर्डिनेट्स में ब्रैकेट वाला फैक्टर बिल्कुल सेम आ गया। ये मैंने हल किया है किसको? इस न्यूमरेटर को। और इससे डिवाइड कर देते हैं गैमा टिल्डा डबल डैश एस का आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं गैमा डॉट टी की पावर 4 की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, वो यहाँ से पुट की जा सकती है लेकिन मैं नहीं पुट कर रहा। इसको पुट कर रहा हूँ मैं 2 में। तो मेरे पास गैमा डॉट डॉट गैमा डॉट
इंटू गैमा डबल डॉट इक्वल आ गया 1 ओवर गैमा डॉट टी के मैग्नीट्यूड की पावर 4 इंटू माइनस वाई डॉट एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट और एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट। ये वैल्यू मेरे पास, इसको 2 में पुट कर लिया, 2 की लेफ्ट हैंड साइड है गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में ये सारी वैल्यू लिख ली है एज इट इज़ और डिवाइड कर दिया है गैमा डॉट टी की पावर 4 से। ये गैमा टिल्डा के डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले गैमा टिल्डा डबल डैश एस का गैमा टिल्डा डबल डैश एस के साथ डॉट प्रोडक्ट भी हल करते हैं। ये मेरे पास गैमा टिल्डा डबल डैश एस मौजूद है। मैं इस गैमा टिल्डा डबल डैश एस का डॉट प्रोडक्ट गैमा टिल्डा डबल डैश एस के साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1 ओवर डॉट प्रोडक्ट में दोनों दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो गैमा डॉट टी की पावर 8 आ जाएगी, और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी होगा a1 b1 प्लस a2 b2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस y डॉट का स्क्वायर और x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये बन जाएगा x डॉट का स्क्वायर इंटू x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट और x डबल डॉट स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? बाहर पावर 8 एज इट इज़, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट का स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा मेरे पास y डॉट का स्क्वायर प्लस x डॉट का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ जो मेरे पास आ गई हैं गैमा टिल्डा डबल डैश एस डॉट गैमा टिल्डा डबल डैश एस की और गैमा टिल्डा डैश एस की, ये वैल्यूज़ मैं पुट करने लगा हूँ कहाँ? 1 में। सारा कुछ t में चेंज हो जाएगा, गैमा टिल्डा एस को भी t में चेंज कर रहा हूँ, गैमा ऑफ t लिखने लगा हूँ। तो ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम 1 में। लेफ्ट साइड पे हम एवोल्यूट रो ऑफ t जिसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं, राइट साइड पे गैमा टिल्डा s, इसको गैमा ऑफ t में चेंज कर लिया, तो प्लस 1 ओवर इसकी वैल्यू गैमा टिल्डा डबल डैश एस डॉट गैमा टिल्डा डबल डैश एस की वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 1 ओवर गैमा डॉट t के मैग्नीट्यूड की पावर 8, और फिर ये फैक्टर है क्या? x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट का स्क्वायर, और फिर ये फैक्टर है, इस फैक्टर में मैं x डॉट का स्क्वायर पहले और प्लस y डॉट का स्क्वायर बाद में लिख रहा हूँ। ये सारी वैल्यू आ गई इसकी, इनटू गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव, गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू, इस वैल्यू में सबसे पहले 1 ओवर गैमा डॉट t के मैग्नीट्यूड की पावर 4, और ये ब्रैकेट पुट करने लगा हूँ, लेकिन इस ब्रैकेट को पुट करने से पहले ये फैक्टर बीच में से कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन आ जाएगा? x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट और x डबल डॉट, ये कॉमन आने के बाद ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा माइनस y डॉट कोमा x डॉट। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हैं एवोल्यूट की इक्वेशन में, रो ऑफ t में राइट साइड पे गैमा टिल्डा s की जगह गैमा ऑफ t लिख लिया है, गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव
एस डॉट गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव एस की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है और गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव एस की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, लेकिन सब्स्टिट्यूट करते हुए इस फैक्टर को कॉमन ले लिया है ब्रैकेट में से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एग्जैक्टली वो फार्मूला आ जाएगा जिसकी थ्योरम में डिमांड थी। लेफ्ट साइड पे रो ऑफ टी यानी x1t y1t ये कहा गया था थ्योरम के अंदर। राइट साइड पे गैमा ऑफ टी की जगह x ऑफ टी y ऑफ टी और प्लस इस सेकंड टर्म के अंदर x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट का स्क्वायर है नीचे और ऊपर पावर 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे पावर 1 बन जाएगी, यानी नीचे मेरे पास आ जाएगा x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट और गैमा डॉट t की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, गैमा डॉट t के मैग्नीट्यूड की पावर 4 रह जाएगी, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा गैमा डॉट t के मैग्नीट्यूड की पावर 4 और नीचे रह जाएगा हमारे पास x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर माइनस y डॉट कोमा x डॉट। जो आंसर निकालना चाहते हैं उसमें गैमा डॉट t मौजूद नहीं है, बल्कि सारा आंसर हमारा x और y की फॉर्म में है और गैमा डॉट t आपको याद है गैमा था x और y, तो गैमा डॉट t था x डॉट कोमा y डॉट और इसका मैग्नीट्यूड कितना बनता है x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और अगर हम इसकी पावर कितनी ले लें 4 तो ये बन जाता है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर की पावर 2। ये यहाँ पुट कर लेते हैं तो मेरे पास x1t कोमा y1t इक्वल आ गया x ऑफ t, सिर्फ x ही लिख रहा हूँ मैं, x y प्लस गैमा डॉट t की पावर 4 की जगह लिख लिया मैंने x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर और नीचे मेरे पास मौजूद है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इंटू x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट और ब्रैकेट के अंदर माइनस y डॉट कोमा x डॉट। x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर है ऊपर और नीचे पावर 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब आप इसमें कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे तो x1 ऑफ t का आंसर आ जाएगा यहाँ से x ऑफ t फर्स्ट कोऑर्डिनेट और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस y डॉट साथ में x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर और नीचे हमारे पास x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट और x डबल डॉट। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट y1t, राइट साइड पे फर्स्ट टर्म में से सेकंड कोऑर्डिनेट y ऑफ t और सेकंड टर्म में से ये बाहर वाली फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का साइन x डॉट, न्यूमरेटर में x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट। ये हमारे पास फाइनली फार्मूला ही बन गए हैं किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के यानी एवोलूट के। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है उसी को हम एवोलूट कहते हैं। हमें एक प्लेन कर्व गिवन थी, रेगुलर प्लेन कर्व गैमा ऑफ टी, हमने उसकी एवोलूट रो ऑफ टी को मालूम कर लिया है। तरीका हमने ये इख्तियार किया कि जो रेगुलर कर्व थी पहले उसकी यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन की, यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन की मदद से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रो ऑफ टी के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए और जो हमारे पास उस यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन के सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस आ रहे थे उनको हम पहले ही लेक्चर नंबर 4 में इन टर्म्स ऑफ रेगुलर कर्व गैमा ऑफ टी चेंज कर चुके हुए थे, वो हमने यूज़ किए, बाकी सिंप्लीफिकेशन की और हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आ गया।
आइंदा से हमने जब भी किसी प्लेन कर्व की एवोल्यूट मालूम करनी होगी तो हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एवोल्यूट रो ऑफ टी को मालूम कर सकेंगे। हमने एग्जाम्पल की थी सर्कल की। सर्कल के लिए हमने उसकी एवोल्यूट, हमने कहा था कि सर्कल की एवोल्यूट उसका सेंटर है। अब इस फार्मूले की मदद से वेरीफाई करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट है, एवोल्यूट मालूम करनी है सर्कल की, ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस ए हो। कर्व जो हमें गिवन है जिसको इन्वोल्यूट कहते हैं वो सर्कल ऑफ रेडियस ए है। इसके एवोल्यूट की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। एवोल्यूट के कोऑर्डिनेट्स अगर x1t और y1t हैं तो वो इक्वल है x माइनस वाई डॉट, x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर ओवर x डॉट, y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट, और इसी तरह से y1 का फार्मूला मौजूद है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो सर्कल है उसकी रेगुलर कर्व चाहिए। उसकी रेगुलर कर्व की मदद से ये एवोल्यूट के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए जा सकते हैं। सर्कल जिसका रेडियस a है, इक्वेशन हम खुद लिख लेते हैं। सेंटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेंटर हम अपना आसानी से ओरिजिन को ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है गैमा ऑफ टी विद रेडियस a, और सेंटर ओरिजिन वो है हमारे पास a cos t और a sin t। ये मेरे पास गैमा ऑफ टी आ गई जिसको हम ले रहे हैं x ऑफ t और y ऑफ। फार्मूले में मुझे x के और y के डेरिवेटिव्स, और डॉट का मतलब यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास जो x है या x ऑफ t जो है वो a cos t है, जो y है या कह लें y ऑफ t है वो a sin t है, और मुझे ज़रूरत है इनके डेरिवेटिव्स की। यहाँ से x डॉट यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, y डॉट इसमें राइट साइड पे a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos t, और साथ ही मुझे x डबल डॉट और y डबल डॉट की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया, x डबल डॉट माइनस a साइन t का cos t, और y डबल डॉट a cos t का माइनस साइन t, और इन फार्मूलाई में मुझे x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। यहाँ से आसानी के साथ x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये x डॉट और ये y डॉट, इनके स्क्वायर्स का सम ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, a स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, 1 होता है, ये a स्क्वायर आ गया। और डिनोमिनेटर के लिए मुझे x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट की ज़रूरत है दोनों फार्मूलाई में, वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। x डॉट का y डबल डॉट के साथ प्रोडक्ट माइनस y डॉट का और x डबल का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t माइनस फार्मूले का ये वाला, और इन दो का प्रोडक्ट ये आ जाएगा, फिर माइनस तो प्लस बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, फिर a स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये आंसर भी a स्क्वायर आ गया। ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इन फार्मूलाई में, पुट इन 1 एंड 2, इनको 1 एंड 2 कह लें। ये फार्मूलाई हमने याद रखने हैं, इनकी हमें ज़रूरत पेश आएगी। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 का आंसर आ गया हमारे पास x कितना है a cos t माइनस y डॉट कितना है a cos t
एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट, ये हमने कैलकुलेट किया, ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए कॉस टी माइनस ए कॉस टी इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से y1t कैलकुलेट करते हैं, y1t y है हमारे पास a sin t माइनस x डॉट है मेरे पास माइनस, यहां पे फार्मूले में प्लस है, प्लस x डॉट है मेरे पास माइनस a sin t, फिर x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर, x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर कैलकुलेट किया है, a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट, ये भी हमने कैलकुलेट किया है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, a sin t माइनस a sin t 0 आ गया। तो मेरे पास जो रो ऑफ t है या एवोल्यूट है जो x1t y1t के इक्वल है, x1t का आंसर 0, y1t का आंसर 0, ये मेरे पास सर्कल की एवोल्यूट आ गई जो कि सिर्फ क्या है, सर्कल का सेंटर है, एक पॉइंट है। यही हमने पहले डिसाइड किया था थ्योरी की मदद से, और अब हमने इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेशंस कर ली हैं। जो हमारे पास सर्कल है रेडियस a का, जब आप उसकी एवोल्यूट फाइंड आउट करते हैं तो वो सिर्फ उसका सेंटर निकलता है, एक पॉइंट निकलता है। कुछ और कर्व्स की एवोल्यूट्स फाइंड आउट करेंगे, प्लेन कर्व्स की, लेकिन वो करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।